वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन का पार्ट 2। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने काफ़ी कुछ देखा था कि किस तरीके से अंग्रेज़ों को हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है वो सही नहीं लगता था। फिर ओरिएंटलिस्ट कौन होते थे? ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते थे जो ईस्ट, क्योंकि देखिए अर्थ है, जैसे कि अर्थ ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स में अगर हम लोग बांट रखी है हम लोगों ने ऐसे करके, तो इधर वाला पार्ट ईस्ट है, इधर वाला वेस्ट है। तो ईस्टर्न वाला जो पार्ट है इसमें मेनली एशिया कवर होता है। तो जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वो ईस्ट को कहता था कि भाई ये बेकार है, इसमें कुछ नहीं है। और ओरिएंटलिस्ट वो लोग होते थे जो ईस्टर्न लैंग्वेज को, लिटरेचर को पढ़ते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ओरिएंटलिस्ट लोग ठीक नहीं है, और ये जो हेनरी थॉमस क्रूब है और जोन्स विलियम्स है, इन लोगों ने मतलब जो भी सोसाइटी वगैरह सेटअप करी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये ठीक नहीं है और इसको हमें हटाना है। हटाना क्या है? मतलब इसमें जो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या होती है? वर्नैकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है जो लोकल लैंग्वेज होती है। तो ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों को पसंद नहीं आ रही थी। तो अब उन लोगों ने क्या करा कि ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट के नाम से एक थ्योरी निकाली और कहा कि भाई जो ईस्ट है ना, इंडिया है और बाकी चाइना जापान, सब बेकार है, इनमें पढ़ाई लिखाई का कुछ है नहीं। तो हम लोगों को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज इनको पढ़ानी चाहिए। और ये मतलब बेकार समझते थे, कहते थे कि अरेबिक, संस्कृत लैंग्वेजेस ये सब ठीक नहीं है और हमें इंग्लिश पढ़ानी चाहिए। जैसे कि जेम्स मिल के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, उसको पसंद नहीं था इंडिया, कुछ भी बोलता था इंडिया के बारे में, एंशिएंट टाइप्स। तो जेम्स मिल जो था वो ओरिएंटलिस्ट पे अटैक करता है। ओरिएंटलिस्ट वो लोग थे जो कि इंडिया के लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर को पढ़ाने के फेवर में बातें किया करते थे। तो जेम्स मिल कहता है कि भाई ये सब ठीक नहीं है। और ब्रिटिश एफर्ट, उसने कहा कि होना चाहिए कि हम लोग जो नेटिव्स है ना, नेटिव्स कौन लोग होते हैं? जो उस पर्टिकुलर रीजन के रहने वाले लोग होते हैं। इंडिया के नेटिव्स इंडियंस हम लोगों के। तो नेटिव्स जो हैं उनको ब्रिटिश को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनके कल्चर की इज्जत करनी चाहिए। और अगर हम ऐसा चाहते हैं, और व्हाट दे रिस्पेक्टेड इन ऑर्डर टू प्लीज देम एंड विन अ प्लेस इन देयर हार्ट। तो मतलब उनको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, बेसिकली ये था जेम्स मिल का कहना। और एम होना चाहिए एजुकेशन का कि टीच करे यूज़फुल एंड प्रैक्टिकल चीज़ें, मतलब जो चीज़ें ज़रूरी हो, जो चीज़ें रोज़मर्रा मतलब प्रैक्टिकल हो, जिससे अब जॉब मिल सके, इस तरीके की चीज़ें पढ़ानी चाहिए, ऐसा जेम्स मिल ने कहा। तो इंडियंस को हमें साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस जो कि हो रहे हैं ना वेस्ट में, उनसे अवगत कराना चाहिए, उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहिए। रादन की पोएट्री और ये लिटरेचर है वही पढ़ाते रहे। तो वैसे अगर इस जिस टेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो चलो ठीक था कि साइंटिफिक नॉलेज के बारे में जो भी डेवलपमेंट हो रहे थे, जो भी अच्छी चीज़ें डेवलप हो रही थी वेस्टर्न रीजन में, यूरोप में या फिर ब्रिटेन में, उनको इंडियंस पढ़ें, ये चीज़ सही थी। बट इंडिया के कल्चर को, इंडिया अपने लिटरेचर को बिल्कुल ना पढ़े, ये चीज़ तो गलत ही थी ना। तो ये चीज़ कही गई। अब बाय द 1830s द अटैक ऑन द ओरिएंटलिस्ट, अब 1830s आते आते जो ओरिएंटलिस्ट पे अटैक था, मतलब कि भाई ओरिएंटलिस्ट जो है इंडिया की लैंग्वेज, कल्चर ये सब पढ़ाया जाए, बिल्कुल मतलब इस पर मनाही कर दी गई कि भाई इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया के कल्चर ये सब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है। थॉमस बेनिंगटन मकॉले, अब इसको मकॉले से आप लोग याद रख सकते हैं। मकॉले बहुत ज़्यादा क्रिटिकल था कि भाई इंडिया तो बिल्कुल ही ख़राब है, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का कल्चर, इंडिया का लिटरेचर, इंडिया की पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन सब बेकार है, और अगर हम इसमें पैसा लगाएंगे ब्रिटिश अपना, तो वो पैसा डूबेगा। तो वो कहता था कि इंडिया जो है ना एक अनसिविलाइज्ड कंट्री है, मतलब इंडिया के लोग बिल्कुल बेकार है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है, अनसिविलाइज्ड हैं, अभद्र लोग हैं यहाँ के, उनको सिविलाइज करना पड़ेगा, उनको एक अच्छा इंसान बनाना पड़ेगा। इसलिए वो कहता था कि ईस्ट की, यानी कि इंडिया की कोई भी नॉलेज की ब्रांच ऐसी नहीं है जो कि इंग्लैंड से कंपेयर की जा सके। इंग्लैंड की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी है, इंडिया की बहुत बेकार है। और हु कुड डिनाई डिक्लेयर्ड मकॉले कह सकता है कि मकॉले कहता था कि एक सिंगल शेल्फ हो, मतलब 10 किताबें आप रख दो यूरोप की, और पूरा का पूरा इंडिया का लिटरेचर, अरब का लिटरेचर एक साथ मिला करके रख दो, तो जो एक शेल्फ है ना इंग्लिश की, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ज़्यादा सही होगी, क्योंकि जो इंडिया का लिटरेचर है, संस्कृत का, अरेबिया का, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, ऐसा मकॉले का मानना था। उसने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में, उसको वेस्ट नहीं करनी चाहिए ओरिएंटल लर्निंग में अपना पैसा। ओरिएंटल लर्निंग क्या थी? इंडिया का कल्चर जो है, इंडिया की लैंग्वेज, इंडिया का लिटरेचर को पढ़ाने के लिए ब्रिटिशर्स को बिल्कुल भी पैसा नहीं खराब करना चाहिए, वो तो वेस्ट ऑफ मनी है।
काफ़ी सारी एनर्जी और पैशन के साथ मकॉले ने एम्फेसाइज किया कि भाई इंग्लिश को हमें पढ़ाना चाहिए। तो मकॉले ने कहा कि भाई इंग्लिश पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे क्या होगा, इंडियंस जो हैं वो इंग्लिश भाषा को समझ पाएंगे और हमारा इंग्लिश का जो फाइनेस्ट लिटरेचर है और वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं ये सब उन्हें पता लगेगा। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही है, वेस्टर्न वर्ल्ड की साइंस, वहाँ की फ़िलोसफी, वहाँ पे जो भी कुछ चल रहा है वो इनको अच्छे से पता लगेगा। इंग्लिश जो है वो अगर हम लोगों को पढ़ाएंगे तो उनका टेस्ट चेंज करेगा, उनकी वैल्यूज़ चेंज करेंगे और उनकी कल्चर चेंज हो जाएगा। तो अगर इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाएंगे तो अपना कल्चर इंडियंस भूल जाएंगे और ब्रिटेन में जिस तरीके से रहन सहन है, वहाँ के तौर तरीके हैं जीने के, उसको इंडियंस अपना लेंगे। ये कहना था मकॉले का। और वहाँ पे जो फिर सामान प्रोड्यूस होगा, अगर उनके जैसी हर मतलब टेस्ट हो जाएगा उनके जैसा, इंग्लिश जैसा, इंग्लिश लोगों जैसा, उनके जैसे कपड़े पहनने शुरू कर देंगे तो ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ को भी तो फ़ायदा होगा क्योंकि उनका सामान इंडिया में बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी की सारी इन लोगों की प्लानिंग थी। तो मकॉलेज मिनट आया 1835 में। मकॉलेज मिनट में क्या था, कोई मिनट नहीं था, इसमें पूरी एक स्पीच टाइप की थी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया गया था और किस तरीके से जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, वो ओरिएंटल नहीं होगा। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब पढ़ाई लिखाई का जो जैसी किताबें होंगी वो सारी की सारी इंग्लिश में होंगी। तो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जिसमें लोकल लैंग्वेजेस, लोकल कल्चर पढ़ाया जाता था, जैसे कि कलकत्ता मदरसा हो गया, बनारस जो कि विलियम जोन्स ने इस्टेब्लिश किए थे, बनारस, कलकत्ता, कोलब्रुक वगैरह ने, उन सबको पैसा वैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं देगी, ये सब तो फालतू की चीज़ें हैं जो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसा मानना था मकॉले का। तो उसने कहा कि ये सारे के सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं ना जो पढ़ा रहे हैं ओरिएंटल लैंग्वेज, मतलब संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, पर्शियन हो गया, ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, मतलब ये तो अंधेरा फैला रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इसकी वजह से जो है ये सब चीज़ें एकदम ख़राब होती जा रही है। इंग्लिश टेक्स्ट बुक पढ़ानी चाहिए स्कूल्स में ताकि लोगों का भला हो। तो ऐसा मानना था मकॉले का कि इंग्लिश भाषा से ही लोगों का भला हो सकता है। लैंग्वेज ऑफ द वाइस, तो मकॉले कहता था कि भाई ये तो होशियारों की लैंग्वेज है। सारी की सारी पार्टीज़ एग्री कर रही थी कि कॉमन जो लैंग्वेज है ना नेटिव्स की, वो इंडिया की बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई लिटरेचर नहीं है, कोई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो इतनी ख़राब है कि जब तक उसको सुधारा ना जाए तब तक उसमें इंग्लिश का भी लिटरेचर ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता। ऐसा मकॉले ने कहा था कि इंडिया की लैंग्वेज तो इतनी खराब है कि उनमें कुछ है ही नहीं। तो प्रैक्टिकल वन ऑफ द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ डिस्पैच, मतलब वुड्स डिस्पैच जो था, अच्छा हाँ यहाँ पे है, यहाँ तक हमने देख लिया था कि इंग्लिश का कल्चर बहुत अच्छा है, इंग्लिश भाषा बहुत अच्छी है, इंडिया का सब कुछ बेकार है। अब एजुकेशन फॉर कॉमर्स, मतलब पढ़ाई लिखाई व्यापार के लिए। तो देखिए 1854 आते आते कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में, देखिए लंदन में कंपनी थी एक, पहले अंग्रेज़ हमारे देश में व्यापारियों के तौर पर आए थे, वो कोई राजवाज करने के उससे नहीं आए थे कि हम इन्हें गुलाम बना लेंगे, बट धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश में देख ली कमियाँ और वो उन्होंने कर लिया राज, हरा दिया यहाँ के राजाओं को। तो 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, कंपनी का एक पार्ट था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था लंदन में, उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उस समय पे गवर्नर जनरल होने लगे थे, ये इससे पहले के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 1854 में तो लगभग 100 साल होने वाले थे उनको राज करते करते हमारे देश पे। तो उन्होंने एक एजुकेशनल डिस्पैच भेजा कि भाई इस तरीके से इस देश की, इंडिया की पढ़ाई लिखाई होगी, जिसको वो चार्ल्स वुड ने भेजा। तो इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से ये फेमस हो गया कि एजुकेशन फॉर कॉमर्स। तो मतलब वुड्स डिस्पैच आया 1854 में कि किस तरीके से पढ़ाई लिखाई होगी। इसमें एक एजुकेशन पॉलिसी आउटलाइन की गई जो कि इंडिया में फॉलो की जाएगी और एम्फेसाइज किया गया, मतलब जोर दिया गया कि प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूरोपियन लर्निंग, की जो यूरोप में जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई होती है। तो पहले मकॉले मिनट आया था, है ना, 1834 के टाइम पे। तो उन्होंने कहा था कि भाई 1835 में कि इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाई जानी चाहिए और जो लोकल भाषाएं हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब दोबारा से 1854 में वुड्स डिस्पैच आया, उसने भी यही कहा कि यूरोप में जो लर्निंग है वही अच्छी है और ओरिएंटल नॉलेज को स्टॉप कर दिया जाए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ओरिएंटल नॉलेज मतलब लोकल। तो अदर प्रैक्टिकल यूज़ जो थे डिस्पैच के वो थे इकोनॉमिक, मतलब व्यापारी तौर पर, पैसे के तौर पर क्या फ़ायदा होगा। यूरोपियन लर्निंग उसने कहा कि अनेबल करेगी इंडियंस को कि भाई क्या फ़ायदे हैं फ्लो फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। तो यूरोपियन लर्निंग जो है उससे पता लगेगा इंडियंस को कि भाई व्यापार होगा तो कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स से कितना फ़ायदा होता है, और उनको इंडियंस को समझ में आएगा डेवलपिंग द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, कि इंडिया अपने देश के जो
रिसोर्स हैं उनको डेवलप करो और हमें भेजो, हम फैक्ट्री में काम में ले लेंगे। तो मतलब खैर ये सब लिखा नहीं गया था, बट उनका मतलब यही था कि किस तरीके से अगर इंग्लिश भाषा वो पढ़ेंगे और इंग्लिश भाषा में पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो कितने ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, उनके देश का व्यापार बढ़ेगा। इस तरीके की बातें डिस्पैच में लिखी गई थी। और उन्होंने कहा कि इंट्रोड्यूस अगर वो करेंगे यूरोपियन वे ऑफ लाइफ से तो इंडियंस का टेस्ट अच्छा हो जाएगा, इंडियंस का टेस्ट, उनकी ज़रूरतें, उनकी डिज़ायर्स और क्रिएट कर देंगे डिमांड फॉर इंडियन गुड्स। तो मतलब जो सामान ब्रिटेन में प्रोड्यूस होगा उस सामान की डिमांड भी तो क्रिएट होगी अगर हम लोगों को इंग्लिश भाषा में पढ़ाया जाएगा, उनके ही कल्चर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि और हमें बताया जाएगा कि भाई उनका कल्चर कितना अच्छा है, वो कितने अच्छे से चाय पीते हैं, कितने अच्छे से कपड़े पहनते हैं। भाई हमारे दिमाग में वही चीज़ें बैठ गई हैं, आज भी बैठी हुई हैं, तभी तो हमारे देश में आज भी जो बाहर के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, अपने कल्चर को नीचा समझा जाता है। तो ये सारे के सारे वो उन्होंने जड़ें बिठा रखी है हमारे दिमाग में तब से ही, सालों से। तो वुड्स डिस्पैच आया था, उन्होंने कहा कि भाई अगर वुड्स डिस्पैच के वो हम लोग अपनी अकॉर्डिंग उन्हें पढ़ाएंगे इंडियंस को तो वो हमारे जैसा टेस्ट डेवलप कर लेंगे, हमारे जैसे कपड़े पहनेंगे, हमारे जैसे उनकी सोच हो जाएगी, तो हमारा व्यापार भी बढ़ेगा। तो इंडियंस जो हैं वो अप्रिशिएट करने लगेंगे जो भी कुछ आएगा यूरोप से। वुड्स डिस्पैच ने ये भी आर्ग्यू किया कि यूरोपियन लर्निंग जो है इम्प्रूव कर देगी मॉरल करेक्टर्स ऑफ इंडियंस को। मतलब उन्होंने कहा कि हम लोग मॉरली ठीक नहीं है, हमारा जो है मॉरल कंडक्ट, हमारे तौर तरीके जीवन जीने के वो ख़राब है। उन्होंने कहा कि अगर वुड्स डिस्पैच ने ये भी कहा कि अगर यूरोपियन लर्निंग होगी तो इंडियंस ज़्यादा ट्रूथफुल हो जाएंगे, ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाएंगे, मतलब ज़्यादा सच्चे और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मतलब पहले जो लोग हैं वो चोर हैं, इंडियंस कि जो बेसिक नेचर है वो चोरी करने का है, बेसिक नेचर उनका धोखा देने का है। अगर इंडियंस इंग्लिश पढ़ेंगे तो वो सच्चे हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएंगे, ट्रूथफुल हो जाएंगे। वो इसने सप्लाई की और सप्लाई कर देंगे कंपनी को सिविल सर्वेंट्स जो कि ट्रस्टेड हो जाएंगे। मतलब छोटी क्लर्क लेवल की नौकरी करने के लिए इंडिया से सस्ते लोग भी मिल जाएंगे इनको, फिर ब्रिटेन के तो महंगे पड़ते हैं इन्हें। लिटरेचर जो है ईस्ट का वो सिर्फ ग्रेव एरर्स, मतलब बहुत ही ख़राब एरर्स से, गलतियों से नहीं भरा हुआ है, बल्कि लोगों में सेंस ऑफ ड्यूटी भी नहीं लाता, मतलब अच्छा इंसान भी नहीं बनाता है, लोगों को काम के प्रति कमिटमेंट भी नहीं देता है। और जो स्किल्स चाहिए होती है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, मतलब काम करने के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है वो भी जो ओरिएंटल एजुकेशन है, इंडिया की एजुकेशन है, वो लोगों को प्रोवाइड नहीं करती है। तो फॉलोइंग वुड्स डिस्पैच 1854 डिस्पैच सेवरल मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। तो आगे डिस्पैच तो काफ़ी सारे मेजर्स बदलाव लेकर के आए गए। एजुकेशन डिपार्टमेंट जो था गवर्नमेंट का उसको एक्सटेंड कर दिया गया काफ़ी सारे एजुकेशन के मैटर्स को अपने अंदर लेने के लिए। काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए ताकि यूनिवर्सिटीज़ भी इस्टेब्लिश की जाए। 1857 में जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी ना, जिसके बारे में हम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर में पढ़ा था, दिल्ली में, मेरठ में, उससे पहले कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गई थी। तो मतलब यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश कर दी थी इन लोगों ने और अटेम्प्ट किया था लाने का चेंजेस स्कूल एजुकेशन। मतलब देखिए कुछ तो अच्छे बदलाव भी आए कि हायर एजुकेशन मिलने लगी, हमारे देश के लोगों को नौकरियां मिलने लगी, बट हमारे देश के सिस्टम को पूरी तरीके से नकार देना भी गलत ही था। तो ये है वुड्स डिस्पैच में। और एन आर्ग्यूमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज, तो वही वुड्स डिस्पैच कहता है कि ओरिएंटल लर्निंग जो है बिल्कुल बेकार है, एजुकेशन जो होगी बाहर की होगी, मतलब यूरोप की एजुकेशन होगी तो यूरोपियन नॉलेज, यूरोपियन साइंस, यूरोपियन आर्ट, लिटरेचर जो भी है वो इंडिया में फैलेगा और इंडिया के लोग होशियार बनेंगे। यहाँ का पढ़ के तो इंडिया के लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो बॉम्बे की यूनिवर्सिटी की जो बन रही थी वो दिखा रहे हैं इसमें। अब आता है डिमांड फॉर मॉरल एजुकेशन। यहाँ पर ये जो है मकॉले ये लिखता है, खैर मकॉले का भी है इसमें और थोड़ा सा विलियम कैरी है, तो कैरी का है यहाँ पर। तो इसमें ये लिखते हैं कि आर्ग्यूमेंट फॉर प्रैक्टिकल एजुकेशन स्ट्रांगली क्रिटिसाइज़ किया था क्रिश्चियन मिशनरी ने इंडिया में। तो क्रिश्चियन मिशनरी कौन होते थे? देखिए, एक तो अंग्रेज थे जो कि शासन करने आए थे, उन्हें पैसा कमाने से मतलब था। क्रिश्चियन मिशनरी वो लोग होते थे जो चाहते थे कि इंडिया के लोगों का धर्म बदल दिया जाए, मतलब इंडिया के लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाए, वो क्रिश्चियन मिशनरी होते थे। तो 19वीं सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज आने लगे और उन्हें लगा कि भाई इंडिया के एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, इसको इम्प्रूव किया जाए, और इंडिया का जो सिस्टम है ओरिएंटल एजुकेशन का वो गलत है, इनको क्रिश्चियन एजुकेशन दी जानी चाहिए। तो 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज को नहीं आने देती थी इंडिया में। क्यों? क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर बहुत ज़्यादा धर्म परिवर्तन करने की लोग कोशिश करेंगे तो इंडिया के लोग तो हैं ही ऐसे, अपने धर्म को बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मानते हैं, तो ये हमारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग में तो 1813 में तो मिशनरी
की एक्टिविटीज़ से मतलब इन्होंने ज़्यादा करने नहीं दी अंग्रेज़ों ने। फिर धीरे धीरे जो है दूसरे इलाकों में जहाँ पर इनका ज़्यादा कंट्रोल नहीं था अंग्रेज़ों का, वहाँ पर जा कर के क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काम करना शुरू कर दिया। जैसे कि सेरमपुर एक इलाका था जो कि डैनिश भी लोग होते हैं, उधर यूरोप के होते हैं, वो लोग भी इंडिया पे आकर के काफ़ी सारे एरिया पे थोड़ा बहुत टाइम के लिए कंट्रोल था, तो वहाँ पर इन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने काम करना शुरू कर दिया। और प्रिंटिंग प्रेस को 1800 में सेटअप किया गया और सेरमपुर में ही कॉलेज को 1818 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। फिर उसके बाद मिशनरी स्कूल्स जो है धीरे धीरे 19वीं सेंचुरी आते आते पूरे के पूरे इंडिया में आज भी जो सेंट मेरी और इस टाइप के जो होते हैं ना, ये सारे के सारे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज जनरली इस्टेब्लिश किए गए। खैर अब तो खुद भी खोलने लगे इंडिया के लोग भी इस नाम से, बट पहले यही होते थे। फिर जो ये अंग्रेज़ जो मिशनरीज़ होते थे ये कहते थे कि इंडिया की एजुकेशन बेकार है, यहाँ की ओपिनियन ठीक नहीं है और इनको इंग्लिश एजुकेशन दी जानी चाहिए। सेरमपुर कॉलेज जो है हुगली रिवर कलकत्ता सेरमपुर वाले रीजन में ये कॉलेज बनाया गया, स्कूल बनाया गया। अब व्हाट हैपन टू द लोकल स्कूल्स जो थे उनका क्या हुआ? लोकल स्कूल्स के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, फिर हम लोग आगे का देखेंगे। तो ये है लोकल स्कूल्स का क्या हुआ। क्या आपको कोई भी आइडिया है कि बच्चों को ब्रिटिश टाइम से पहले कैसे पढ़ाया जाता था? तो देखिए एक विलियम एडम की रिपोर्ट है, इसमें हमें पता लगता है कि इन 1830s के टाइम पर विलियम एडम्स एक स्कॉटिश मिशनरी था। स्कॉटिश मिशनरी का मतलब है ये वही अपना धर्म प्रसार करने आया था, क्रिश्चियनिटी फैलाने। तो स्कॉटिश मिशनरी था, उसने बंगाल को टूर किया, बिहार को टूर किया और उसने मतलब एक रिपोर्ट बनाई जिसमें वर्नैकुलर एजुकेशन का किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, वर्नैकुलर एजुकेशन मतलब लोकल एजुकेशन किस तरीके से काम करती है, ये विलियम एडम ने रिपोर्ट बनाई। तो एडम ने पाया कि लगभग 1 लाख पाठशाला हैं जो कि बंगाल और बिहार में, सिर्फ बंगाल बिहार में 1 लाख पाठशाला थी और हर पाठशाला में लगभग सिर्फ 20 स्टूडेंट्स हैं। और पाठशाला में तो 20 स्टूडेंट्स हैं हर पाठशाला में और 1 लाख पाठशाला है, तो लगभग 20 लाख पाठशाला थी जो कि बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी। और उसमें मतलब हर कोई पढ़ता था, अमीर लोग हो गरीब लोग हो सब एक साथ पढ़ते थे। और जनरली वो पाठशालाएं जो हैं या तो लोकल टीचर खुद ही बना लिया करते थे अपने घरों वगैरह में, या फिर जो आसपास के अमीर लोग होते थे वो डोनेशन वगैरह देते थे और उससे वो पाठशालाएं चला करती थी। सिस्टम ऑफ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल था और आज के जो स्कूल से ऐसा नहीं था। उस समय पर कोई पर्टिकुलर फीस नहीं होती थी, कोई प्रिंट वाली किताबें नहीं होती थी, कोई स्कूल की बिल्डिंग नहीं होती थी, बेंचेस चेयर ब्लैक बोर्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था, ना ही रोल नंबर्स होते थे, ना ही एनुअल एग्जामिनेशंस होते थे, कोई रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं होता था। ज़्यादातर बनियन के ट्री बरगद के पेड़ के नीचे बैठ करके क्लासेस लगाई जाती थी और विलेज के कोने पर ये क्लासें लगती थी और ज़्यादातर शॉप टेम्पल या फिर गुरु के घर पे ही ये लगा दी जाती थी या फिर मंदिरों में पढ़ाया जाता था। और टीचर की मतलब जो पेरेंट की इनकम होती थी उसके हिसाब से ही वो फीस दे दिया करते थे। अमीर बच्चे ज़्यादा पे करते थे, गरीब बच्चे कम पे करते थे। और टीचर जो है वो ओरली पढ़ाते थे और गुरु डिसाइड करते थे क्या पढ़ाना है और स्टूडेंट की ज़रूरतों के हिसाब से टीचर पढ़ाया करते थे। और स्टूडेंट्स जो है सारे के सारे चाहे किसी भी एज के हो एक ही क्लास में बैठ करके पढ़ा करते थे, एक ही प्लेस पे। गुरु जो है वो सारे बच्चों से सेपरेटली इंटरैक्ट करता था और उनकी ज़रूरत के हिसाब से पढ़ाता था। एडम्स ने डिस्कवर किया कि फ्लेक्सिबल सिस्टम जो है वो लोकल नीड्स के हिसाब से है। फॉर इंस्टेंस क्लासेस जब जो होती है हार्वेस्ट, जब खेतों में कटाई का काम होता है तब क्लासेस नहीं चलती हैं। इससे जो गरीब बच्चे हैं जो कि खेतों में काम करते हैं वो भी पढ़ पाते हैं। पाठशाला जो है जब फसलें कट जाती हैं फिर से स्टार्ट हो जाती है। तो पीजेंट्स फैमिली जो किसानों के बच्चे हैं वो भी अच्छे से इसलिए पढ़ाई कर पाते हैं। तो विलेज की पाठशाला का देखिए ये सीन हमें दिखा रखा है। अब न्यू रूटीन्स न्यू रूल्स, तो इस देखिए ये यहाँ से और फिर उसके बाद जो आगे का चैप्टर है ना वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वरना काफ़ी बड़ा मतलब 40-50 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।